हाँ जी, आज अपन पढ़ेंगे मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। देखिए, ये सन 1864 में दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ठीक है ना, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा दी गई थी। ठीक है ना, क्या है ये? ठीक है, एक बार सिंपल शब्दों में बता देता हूं इन्हें। होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक, इन्हें होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक एंड लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर which is in linear elastic structure which is in static equilibrium ये इसका जनरलाइज फॉर्म है। जो पहला फॉर्म बता रहा हूं ये इसका जनरलाइज फॉर्म है, which is in static equilibrium and in a homogeneous isotropic and linear elastic structure which is in static equilibrium and free from secondary stresses like thermal और ये सब free from secondary stresses। ठीक है ना, ये आपसे इसके बाद ये कहता है the displacement at coordinate I। भैया ये जनरलाइज फॉर्म है इसलिए डिस्प्लेसमेंट के रूप में चल रहा हूं। द डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट आई ड्यू टू यूनिट फोर्स एट जे इज इक्वल टू दी। ठीक है ना, ये आपसे कह रहा है कि जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, आई पर, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है कोऑर्डिनेट आई पर, किसके कारण? यूनिट फोर्स एट जे इज इक्वल टू दी, भाई जैसे को तैसा वाली कहानी है, इज इक्वल टू दी डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट जे कोऑर्डिनेट है ये। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट एट कोऑर्डिनेट जे ड्यू टू यूनिट फोर्स एट आई, भैया एक बार लोड लगाया जे पे और आई पर डिस्प्लेसमेंट देखा, दूसरी बार आई पर लगाया यूनिट फोर्स और जे पर डिस्प्लेसमेंट देखा। ठीक है ना, तो ये था इसका बेसिक्स। ठीक है ना, मतलब जैसे को तैसा। अब इसके अंदर अपन तीन भाग पढ़ते हैं। ठीक है ना, अब इसके अंदर अपन तीन भाग पढ़ते हैं, वो तीनों भाग बता देता हूं। ठीक है ना, वो तीनों भाग बता देता हूं। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम ही चल रही है। एक बार वो लैंग्वेज जो है पूरी फिर से सेट कर देता हूं। इन्हें होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक एंड लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर which is in static equilibrium and free from secondary stresses देखो थोड़ा थोड़ा ये लैंग्वेज है ना, सभी बुक्स में थोड़ा थोड़ा बदलती है, लेकिन मेन कहानी यही है, लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है ना, मेन कहानी यही है कि आपका लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना अपन हमेशा, और जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, फ्री फ्रॉम सेकेंडरी स्ट्रेसेस। अब देखो अपन ने पहला फॉर्म तो पढ़ा था जनरलाइज, अब अपन करते हैं इसको तीन हिस्सों में डिवाइड। सेकेंडरी स्ट्रेसेस यहां तक सेम होने के बाद अब आगे क्या कहानी आएगी कि भाई आपका डिफ्लेक्शन जो आएगा आई पे, डिफ्लेक्शन एट आई ड्यू टू
डिफ्लेक्शन एट आई ड्यू टू यूनिट लोड एट जे, या यूनिट फोर्स भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इज इक्वल टू दी डिफ्लेक्शन एट जे ड्यू टू यूनिट लोड एट आई। ठीक है ना, यानी पहले केस में आपका क्या है, पहले केस में आपका जे पर लोड है 1, जे पर लोड है 1 और आप डिफ्लेक्शन देख रहे हैं आई पर, जे पर लोड है 1, आप डिफ्लेक्शन देख रहे हैं आई पर, ए और बी के रूप में भी कर सकते हैं आप इसको। और सेकंड केस में आपका लोड है आई पर और डिफ्लेक्शन देख रहे हैं आप जे पर। भैया हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जिस पर आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे वो पहले आएगा, जिस पर लोड होगा वो बाद में आएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ आई पर देख रहे हैं तो आई पहले है, जे बाद में है, यहां पर जे पर देख रहे हैं तो जे पहले और आई बाद में है, और इसके अनुसार ये बराबर होंगे, इसके अनुसार ये बराबर होंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसको रफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये आपका एक हुआ। ठीक है, अब यहां तक तो कहानी सेम चलेगी, बस फर्क क्या आएगा, यहां तक तो कहानी सेम चलेगी, फर्क क्या आएगा, स्लोप एट आई ड्यू टू यूनिट कपल एट जे। स्लोप, क्योंकि भैया आपको पता होना चाहिए डिफ्लेक्शन जो है लोड के अबाउट है, लोड के रिस्पेक्ट में है। ठीक है ना, और स्लोप जो है वो मोमेंट के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, कई बार बताने के बावजूद भी लड़के इसको पूछते हैं, और ध्यान रखिए इन चीजों को, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी चाहिए आपको। ठीक है ना, तो सेकेंडरी स्ट्रेसेस के बाद स्लोप एट आई ड्यू टू यूनिट कपल एट जे इज इक्वल टू दी स्लोप एट जे ड्यू टू यूनिट कपल एट आई। ठीक है ना भैया, जैसे आपका वो था जैसे को तैसा, वैसा ही ये भी है जैसे को तैसा वाला, कि भैया आप आई पे लगाइए यूनिट कपल, आप आई पे लगाइए, पहले जे पे लगा देते हैं, पहला मैंने जे बोला है। ठीक है ना, यूनिट कपल, और आई पर हम स्लोप देख लेंगे। ठीक है ना, आई पर हम क्या देख लेंगे, स्लोप देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाई आई जे। ठीक है ना, आई पर हमने स्लोप देखा, जे पर हमने कपल लगाया, आई पर हमने स्लोप देखा, जे पर हमने कपल लगाया। ठीक है ना, आई पर कपल लगाएंगे और जे पर स्लोप देखेंगे, आई पर कपल लगाएंगे, जे पर स्लोप देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा फाई आई जे इक्वल टू फाई जे आई। ठीक है भाई, सीधी सी कहानी है, जैसे को तैसा। ठीक है ना, जैसे को तैसा, ये बात ध्यान रखना, रफ कर रहा हूं इसको। ठीक है, अगला अपन जो है ना मिक्सिंग करेंगे। ठीक है ना, मिक्सिंग करेंगे। अगला देखिए क्या है वो, स्लोप एट आई ड्यू टू यूनिट कपल यूनिट लोड एट जे एंड एट जे इज इक्वल टू दी डिफ्लेक्शन एट जे, डिफ्लेक्शन एट जे ड्यू टू डिफ्लेक्शन एट जे ड्यू टू यूनिट कपल एट आई। अब देखो इसको समझना भैया, पहले केस में अपन लोड लगा रहे हैं जे पर और स्लोप देख रहे हैं आई पर। ठीक है, आई पर अपन देख रहे हैं स्लोप, और दूसरे केस में अपन कपल लगा रहे हैं आई पर और जे पर देख रहे हैं डिफ्लेक्शन। ठीक है ना, तो भैया जिस पर लोड होगा उस पर डिफ्लेक्शन देखेंगे, जिस पर कपल होगा, जिस पर कपल होगा, ठीक है ना, जिस पर कपल होगा उस पर स्लोप देखेंगे। ठीक है ना, जिस पर कपल होगा उस पर स्लोप देखेंगे। ठीक है ना, जिस पर कपल होगा उस पर स्लोप देखेंगे। ये कहानी है। देखिए, आई पर मैंने स्लोप और कपल रखा, जे पर मैंने लोड और ये रखा, मतलब जैसे को तैसा कहानी है, जैसे को तैसा। अगर आप पहले मैंने बात की डिफ्लेक्शन एट आई ड्यू टू यूनिट लोड एट जे इक्वल होगा डिफ्लेक्शन एट जे ड्यू टू यूनिट लोड एट आई। फिर मैंने कहा स्लोप एट आई ड्यू टू यूनिट कपल एट जे इज इक्वल टू दी स्लोप एट जे ड्यू टू यूनिट कपल एट आई। अब मैंने कहा स्लोप एट आई ड्यू टू यूनिट लोड एट जे, ठीक है ना, स्लोप एट आई ड्यू टू यूनिट लोड एट जे इज इक्वल टू दी डिफ्लेक्शन एट जे
डिफ्लेक्शन एट जे ड्यू टू यूनिट लोड एट यूनिट कपल एट आई। ठीक है ना, तो भैया देखो आई पर मैंने स्लोप देखा है और कपल लगाया है, जे पर मैंने डिफ्लेक्शन देखा है और लोड लगाया है। क्योंकि लोड के अबाउट डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिफ्लेक्शन है, लोड के अबाउट डिस्प्लेसमेंट है वो डिफ्लेक्शन है, और मूवमेंट के अबाउट जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आपका स्लोप। कपल या मूवमेंट के अबाउट जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो तो आपका एक कॉमन वर्ड है, डिस्प्लेसमेंट आपका कॉमन वर्ड है। ठीक है ना, तो मूवमेंट या कपल के अबाउट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है आपका स्लोप। ठीक है, ये आपका मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम खत्म हुई। अब 2016 WRD में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, WRD 2016 में एक क्वेश्चन आया था, मैं एक बार उसको पढ़ देता हूं। ठीक है ना, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, वो WRD 2016 का क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, ए फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम रोटेट्स बाई, ए फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम रोटेट्स बाई 0.001 रेडियन अंडर ए पॉइंट लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन, अंडर ए पॉइंट लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन। ठीक है, मैं बनाता जा रहा हूं इसको, फिर आप जैसे ही ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है ना, अगला आपसे कह रहा है द डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ 100 किलो न्यूटन मीटर, 100 किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट हो, उसमें डिफ्लेक्शन बताना है, डिफ्लेक्शन बताना है। हाँ जी, देखिए अब सामने देखिए, आपको पहला केस ये दिया हुआ है, यहां से आप फाई डैश निकाल लें, इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं, इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं। ठीक है ना, फाई डैश बी ड्यू टू यूनिट लोड एट बी, भैया स्लोप बी पर किसके कारण, यूनिट लोड के कारण। तो भैया जब 10 के कारण इतना है तो यूनिट लोड के कारण कितना होगा, जब 10 के कारण इतना है तो यूनिट लोड के कारण कितना होगा भैया, रेडियन, ये आप यहां पे 1/किलो न्यूटन हो गया ये। ठीक है ना, ये आपके पास आ गया फाई डैश बी बी। ठीक है, अब यहां पे आप जो निकालोगे डेल्टा डैश बी बी, वो बराबर होगा फाई डैश बी बी के। ठीक है ना, जो डेल्टा डैश बी बी निकालोगे वो होगा फाई डैश बी बी के बराबर। अभी अभी आपने रेसिप्रोकल थ्योरम पढ़ी है, अभी अभी आपने रेसिप्रोकल थ्योरम पढ़ी है। तो डेल्टा डैश बी बी कितना हो गया, डेल्टा डैश बी बी हो गया 0.001 बटे में 10 किलो न्यूटन। ठीक है ना, तो डेल्टा बी निकालना है भैया, ये 1 के कारण होता है, 1 के कारण, हमसे पूछा 100 के कारण, ये किसके कारण होता है, 1 के कारण होता है, हमसे पूछा 100 के कारण। तो भैया 1 के कारण वाले को 100 से जैसे ही गुणा करूंगा, 100 से जैसे ही गुणा करूंगा, ठीक है ना, तो मेरे पास ये आ जाएगा 0.01 मीटर, क्योंकि किलो न्यूटन मीटर ये किलो न्यूटन है भैया, ये किलो न्यूटन मीटर, ये किलो न्यूटन है, यहाँ किलो न्यूटन मीटर आ गया और यहाँ पे किलो न्यूटन है, तो मीटर में जवाब आ जाएगा। लेकिन ऑप्शंस देखेंगे हम, ऑप्शंस किस में हैं वो देख लीजिए, ऑप्शंस है एमएम में। ठीक है ना, तो एमएम में तो इसको 1000 से गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10 mm। ठीक है ना, जैसे इसको 1000 से गुणा करोगे आपके पास आ जाएगा 10 mm। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिर से आपको एक अच्छा क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे अभी आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, ए वर्टिकल डाउनवर्ड लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन एक्टिंग एट एफ इन द पोर्टल फ्रेम शॉन इन फिगर। ठीक है ना, आपसे कह रहा है प्रोड्यूस ए हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन ऑफ 2 mm एट ई टुवर्ड्स लेफ्ट एंड ए क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 0.1 रेडियन at D, determine the vertical downward deflection at F due to horizontal load of 20 kN at E towards right and an anti-clockwise movement of 1.6 kN मीटर। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ बनाया हुआ है, ये E है, ये बनाया हुआ है। अगर आपको दिक्कत हो तो बैक करके डायग्राम में देख सकते हो आप। ठीक है, अब पहली स्थिति, इसको E को 1 लिया है, ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3, इसको 1 लिया, इसको 2 लिया, इसको 3 लिया है। ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन, पहला तो है फर्स्ट कंडीशन की क्या स्थिति है। देखिए पहले में आप इसको एक तो वो ले लें, मैं राइट साइड में पॉजिटिव ले रहा हूं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव, इधर ये प्लस इधर माइनस, और क्लॉकवाइज प्लस और एंटी क्लॉकवाइज माइनस।
पहले तो साइन कन्वेंशन लेना जरूरी है, ठीक है ना। पहले तो ये है कि साइन आप ले लें ताकि आपको क्या है कि जो रिजल्ट आएंगे उसमें बताना जरूरी होता है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब मेरे को क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 40 किलो न्यूटन जो है ना एफ पर लग रहा है डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस में आपके पास एफ पर 40 किलो न्यूटन लग रहा है डाउनवर्ड, तो पॉजिटिव हो गया, डाउनवर्ड पॉजिटिव है, ठीक है ना। और आपसे कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन दे रहा है 2 mm ई पर, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन दे रहा है 2 mm ई पर, ठीक है ना। लेफ्ट में दे रहा है तो लेफ्ट में हमने माइनस लिया है भैया, लेफ्ट में दे रहा है लिख रखा है, ठीक है ना। और क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है 0.1 रेडियन, ठीक है ना, डी पर। क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है 0.1 रेडियन डी पर, क्लॉकवाइज रोटेशन है 0.1 रेडियन डी पर, ठीक है ना। डिटरमाइन दी वर्टिकल डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, ये तो हो गया फर्स्ट। अब आपसे सेकंड स्थिति में पूछ रहा है कि मुझे डेल्टा एफ बता दो, ये आपका ई है, ई पर है ये। मुझे अगला कह रहा है कि डेल्टा एफ बता दो, ठीक है ना, डेल्टा एफ बता दो, ठीक है। और किस स्थिति में भैया, इसको 1 2 3 मानो तो 1 2 3 करके कर देना। ये आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। डेल्टा एफ पूछ रहा है और आपसे कह रहा है हॉरिजॉन्टल लोड जो लग रहा है ई पर लग रहा है राइट साइड में 20 किलो न्यूटन, और आपके पास डी पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है 1.6 किलो न्यूटन मीटर। देखिए बाकी चीजें एमएम में है तो इसको भी मैं एमएम में ही बदल देता हूं, 1600 किलो न्यूटन एमएम, ठीक है ना। अब पहले वाले से, ठीक है ना, पहले वाले से आप ये निकाल सकते हो डेल ई एफ, ठीक है ना, और थीटा डैश डी एफ, ये कितना आएगा, ठीक है ना भैया। ई पर एफ के कारण जब यूनिट लोड होता तो भैया आप कह देते हैं -2/40, ये mm/में किलो न्यूटन आ रहा है, और ये कितना आएगा, ठीक है ना, ये कितना आएगा भैया 0.1 डिवाइडेड बाई 40, ये बटे में किलो न्यूटन में आ रहा है। तो एक बात बताओ, डेल्टा ई एफ और थीटा डैश डी एफ आपने निकाल लिया, चाहे आप इनको 1 2 देके भी कर सकते हो भैया, अगर दिक्कत हो तो 1 2 देकर के भी कर सकते हो। ये बराबर होगा किसके, एफ ई के, और ये बराबर होगा किसके, ये एफ डी के। भैया ये आपका फर्स्ट रूल लग गया, ये आपका थर्ड वाला लग गया, क्योंकि हमें तो डिफ्लेक्शन निकालना है एफ पर, हमें तो एफ पर डिफ्लेक्शन निकालना है। तो टोटल डिफ्लेक्शन कितना आएगा, टोटल भैया ये तो 1 के कारण एफ पर है और ये 1 मूवमेंट के कारण है। ये 1 लोड ई पे लग रहा है तो एफ पर इतना डिफ्लेक्शन आएगा। अगर 1 मूवमेंट आपका यूनिट कपल लग रहा है डी पर तो ये इतना आएगा। तो अब आपको पता है कि कपल और ये कितने लग रहे हैं। तो ई पर लोड कितना लग रहा है भैया, 20 लग रहा है भैया। ई पर लोड कितना लग रहा है, 20 किलो न्यूटन लग रहा है, ठीक है ना। ई पर लोड कितना लग रहा है, 20 किलो न्यूटन लग रहा है, ठीक है ना। और भैया एफ आपका डी पर मोमेंट कितना लग रहा है, 1600 किलो न्यूटन एमएम लग रहा है, हाँ जी 1600 किलो न्यूटन एमएम लग रहा है, ठीक है। ये है एमएम बटे किलो न्यूटन में, ठीक है। इसको मैं यहां लिख देता हूं, एक बार देख लीजिए लेफ्ट साइड में, इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, आपको बता दिया है एक बार, फिर भी इसको चलो साइन को इधर लिख देता हूं एक बार। ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक है ना। ये आपके पास प्लस है और ये वाला माइनस है। अब यहां से देखो भाई, सीधी सी बात ये है कि एफ पर ई, अगर ई पर यूनिट लोड लग रहा हो तो एफ पर डिफ्लेक्शन ये है, पर ई पर लोड कितना लग रहा है 20, तो 20 से गुणा करूंगा तो देखिए डेल्टा एफ कितना आएगा, -2, ठीक है ना, बटे में 40, ये है एमएम बटे में किलो न्यूटन, गुणा करोगे आप 20 किलो न्यूटन से, प्लस 0.1 बटे में ये माइनस का है, ये 1600 माइनस का है, ठीक है ना, ये माइनस का है 1600, ठीक है ना। 0.1 बटे में 40 किलो न्यूटन गुणा में माइनस का 1600 किलो न्यूटन एमएम। भैया देखो किलो न्यूटन से किलो न्यूटन कट जाएगा, किलो न्यूटन से किलो न्यूटन कट जाएगा, यहाँ पे भी एमएम में ही जवाब बचेगा, यहाँ पे भी एमएम में ही। तो ये आपका 2 से ये हो गया 1, तो ये हो गया माइनस का 1, भैया ये हो गया 2 से ये कट के हो गया माइनस का 1, ठीक है। तो इसको काट नहीं रहा हूं, यहाँ पे लिखा रहने दे रहा हूं, ठीक है ना। और ये हो गया 40 से ये 40, ठीक है ना, 40 से ये हो गया 40 बार, 40 × 0.1 माइनस का 4, तो ये आ गया -5 mm। -5 mm क्या बता रहा है, ये डिफ्लेक्शन अपवार्ड है,
भैया एफ पर पूछा है ना, तो माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है, माइनस गिव्स दैट, नेगेटिव गिव्स दैट डिफ्लेक्शन इज अपवार्ड, डिफ्लेक्शन इज अपवार्ड, डिफ्लेक्शन कहाँ है, अपवार्ड है, डिफ्लेक्शन कहाँ है, ऊपर की ओर है, नेगेटिव ये बता रहा है मात्र। ठीक है ना, मैंने क्या किया, पहले तो निकाला ई पर यूनिट लोड एफ के कारण, डी पर यूनिट लोड एफ के कारण, तो लोड का भाग लगा दो। अब आप जानते हो डेल ई एफ बराबर होगा डेल एफ ई, और थीटा डैश डी एफ बराबर होगा डेल डैश एफ डी। अब आप कहोगे सर थीटा थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि भैया एफ पर तो मुझे डिफ्लेक्शन निकालना है ना, इसलिए। अभी तीसरा रूल आपको यही तो बताया था मैंने, थर्ड। ठीक है, तो ये मुझे निकालना है, इसलिए अब मैंने कुछ नहीं, इसमें ई पर यूनिट लोड के कारण है तो ई वाला लोड गुणा कर दिया, और ये डी पर यूनिट कपल के कारण है तो डी वाला कपल गुणा कर दिया, जवाब आ गया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन नहीं, सॉरी, अगला आपका है बैटीज थ्योरम। इसको मैक्सवेल बैटीज थ्योरम भी बोलते हैं, बैटीज जनरलाइज थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसके अलग अलग नाम है वैसे तो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपका बैटीज थ्योरम, तो मैक्सवेल बैटीज जनरलाइज रेसिप्रोकल थ्योरम भी बोलते हैं इसको, मैक्सवेल बैटीज। भैया जब ज्यादा लोड होते हैं ना तब ये आसान कर देती है, जनरलाइज्ड ये आसान कर देगी। अभी जैसे क्वेश्चन करा था ना, इसको ज्यादा आसान ही कर देगा, रेसिप्रोकल थ्योरम। ठीक है, वो 1864 में दी गई थी, 1872 में दी गई थी। ठीक है, बैटीज के द्वारा दी गई थी, बैटी ने दी थी। ठीक है ना, 1872 गिवन बाय बैटी। ठीक है ना भाई, उसने तो 1864 में दे दी थी। ठीक है, तो ये जनरलाइज की गई थी बाद में जनरलाइज की गई थी बैटी के द्वारा, और वो क्या कहता है वो देख लीजिए। भैया ये नाम है, साइंटिस्ट हैं बैटी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, इसमें वही वहां तक तो कहानी सेम है। इन ए होमोजीनियस आइसोट्रोपिक, एंड लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर, एक मार्कर बदल लेता हूं, which is in static equilibrium, जो कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, which is in static equilibrium। and free from secondary stresses, फ्री फ्रॉम सेकेंडरी स्ट्रेसेस। अब आगे की कहानी आएगी। ठीक है ना, एक्टेड अपन, इफ सिस्टम एक्टेड अपॉन बाई, ठीक है ना, इफ इट इज एक्टेड अपॉन बाई टू सिस्टम ऑफ फोर्सेस, इफ इट इज एक्टेड अपॉन बाई टू सिस्टम ऑफ फोर्सेस, दो सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं, दो सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं। ठीक है ना, टू सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब आगे, ठीक है ना, ये भी एक्सटर्नल फोर्सेस कर लोगे तो अच्छा रहेगा, एक्सटर्नल फोर्सेस कर लो, एक्सटर्नल फोर्सेस। अब जो वर्क डन होगा ना, वर्क डन जो फर्स्ट के द्वारा किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट सेकंड के, और जो आपका सेकंड के द्वारा किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट के, तो वो बराबर होंगे। तो ये क्या कह रहा है, द वर्चुअल वर्क डन, ठीक है ना भैया, एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहा है, द वर्चुअल वर्क डन बाय द वर्चुअल वर्क डन। वर्चुअल वर्क क्या होगा भैया, या तो लोड आपके वर्चुअल होंगे या फिर आपके डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल होंगे। ठीक है ना, द वर्चुअल वर्क डन बाय दी फर्स्ट सिस्टम ऑफ फोर्सेस, भैया फर्स्ट सिस्टम के तो क्या है, फोर्सेस है, इन अंडरगोइंग दी डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय दी, इन अंडरगोइंग दी डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय दी, इन अंडरगोइंग दी डिस्प्लेसमेंट caused by the भैया कौन से, किसके द्वारा कॉज होंगे, सेकंड सिस्टम ऑफ फोर्सेस के कारण, caused by the सेकंड सिस्टम ऑफ फोर्सेस। भैया लोड पहले का,
ठीक है ना, सेकंड सिस्टम ऑफ फोर्सेस, लोड पहले का और डिस्प्लेसमेंट किसका, सेकंड का, लोड पहले का, डिस्प्लेसमेंट किसका, सेकंड का, इज इक्वल टू द वर्चुअल वर्क डन बाय दी, इज इक्वल टू दी वर्चुअल वर्क डन बाय दी, वर्चुअल वर्क डन बाय दी इज इक्वल टू दी वर्चुअल वर्क डन बाय दी सेकंड, यहां पे बस उल्टा कर दो, जहां पे आपका फर्स्ट सिस्टम था वहां सेकंड कर दो, जहां सेकंड था वहां फर्स्ट कर दो, सेकंड सिस्टम ऑफ फोर्सेस, सेकंड सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन अंडरगोइंग दी डिस्प्लेसमेंट, इन अंडरगोइंग दी डिस्प्लेसमेंट caused by the first system of forces, caused by the first system of forces, ठीक है ना, फर्स्ट सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ये आपका आया, ठीक है ना, ये आपका आ गया क्या, रेसिप्रोकल, ये आपका बेटिस थ्योरम, ठीक है ना। ये तो आपको सेम था, होमोजेनियस आइसोट्रोपिक लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, फ्री फ्रॉम सेकेंडरी स्ट्रेसेस। अगर दो एक्सटर्नल फोर्सेस के सिस्टम से एक्ट कर रहा है तो जो फर्स्ट आपका वर्चुअल वर्क डन होगा फर्स्ट सिस्टम ऑफ फोर्सेस के कारण, पर डिस्प्लेसमेंट किसके लेने हैं, सेकंड सिस्टम ऑफ फोर्सेस के लिए, इसीलिए तो वर्चुअल वर्क है, लोड पहला लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट सेकंड ले रहे हो, इसलिए तो वर्चुअल वर्क है, ठीक है ना। तो भैया आपका ओरिजिनल तो है ही नहीं, ठीक है भैया, ओरिजिनल वर्क डन के लिए क्या होता है, लोड और डिफ्लेक्शन ओरिजिनल होने चाहिए ऐसे। वर्चुअल वर्क के लिए क्या होता है, या तो डिस्प्लेसमेंट या फिर लोड, कोई ना कोई एक वर्चुअल होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे, तो फर्स्ट के द्वारा जो वर्क किया जाएगा अंडरगोइंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड इक्वल होगा सेकंड के द्वारा जो वर्क किया जाएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसको मैं आसान कर रहा हूं, इसको मैं आसान कर रहा हूं, समेशन 1 to m, जितने 1 to n जितने भी लोड हैं सब आ जाएंगे। फर्स्ट वाले का लोड, सेकंड वाले का डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट वाले का लोड, सेकंड वाले का डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, ये J बराबर 1 to n है भैया, इसका मतलब 1 to n है जो जुड़ेंगे, पी जे डैश डेल्टा J, ठीक है ना। फर्स्ट का लोड, सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, सेकंड का लोड, फर्स्ट का डिस्प्लेसमेंट। अगर इसका एक्सटेंडेड रूप देखना है तो इसका एक्सटेंडेड रूप ये है, अगर इसका एक्सटेंडेड रूप देखना है कि भैया मूवमेंट का भी तो आ सकता है, ये सेकंड डैश वाले लोड सेकंड है, डैश वाले डिस्प्लेसमेंट सेकंड है, सेकंड वाले डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। और ये आपके फर्स्ट सिस्टम ऑफ फोर्स है P, ठीक है ना, और आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो डेल्टा और थीटा से है, ठीक है। ये आपका एक्सटेंडेड रूप है, ठीक है भैया। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, ये जो P है, ये P क्या है, आपका P रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना, फर्स्ट सिस्टम ऑफ फोर्सेस, और डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। उसी प्रकार से P डैश क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट सेकंड सिस्टम ऑफ फोर्सेस, और ये डेल्टा डैश जो है ये उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा डैश जो है वो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन हमने किया था वही क्वेश्चन देखिए, दोनों वही क्वेश्चन याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले किया था। ये देखिए लोड लग रहा है यहां पर 10 किलो न्यूटन, भैया ये WRD 2016 में आया था, और यहां पे डिफ्लेक्शन जो आया बी पर वो आया था 0.001 रेडियन, ठीक है ना। और यहां पर जब ये कपल लग रहा है, ठीक है ना, यहां पर जब ये कपल लग रहा है तब हमसे स्लोप पूछा है, सॉरी ये हमसे डिफ्लेक्शन पूछा है, यहां स्लोप दिया हुआ है, सॉरी यहां पे स्लोप दिया हुआ है और हमसे डिफ्लेक्शन पूछा है, ठीक है ना, ये पूछा है। अब आप जानते हो इसका लोड, इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका लोड, इसका डिस्प्लेसमेंट, और इसका लोड, इसका डिस्प्लेसमेंट। अब ये किलो न्यूटन मीटर में है, ठीक है ना, इसका लोड, इसका डिस्प्लेसमेंट, भैया ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ फोर्स हो गया, सॉरी फर्स्ट सिस्टम ऑफ फोर्स हो गया, और ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सेकंड सिस्टम ऑफ फोर्स हो गया, और ये सेकंड सिस्टम ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, चाहे इसको डेल्टा बी डैश कर दो, ठीक है ना, ये थीटा बी हो गया। ये आपका आ गया 100 गुणा में ये, या फिर आपका नहीं सर आपने तो पहले ये लिखा था, तो ठीक है 10 गुणा में डेल्टा बी डैश,
10 गुणा में डेल्टा बी डैश, ये है किलो न्यूटन में, इसकी यूनिट डिसाइड होनी है। चलिए ठीक है ना। और ये कितना है भैया, इसका लोड, इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका लोड, इसका डिस्प्लेसमेंट। मैं यही कह रहा था, ये तुलनात्मक आसान होता है भैया। ये किलो न्यूटन मीटर में आ गया, ठीक है ना। 10 से ये कट गया, ठीक है। तो डेल्टा बी डैश, किलो न्यूटन से किलो न्यूटन कट गया, डेल्टा बी डैश आ गया 0.01 मीटर यानी 10 mm, ठीक है ना। ये आपका WRD 2016 वाले का आंसर हो गया। और अभी जो क्वेश्चन बोला था, जो अभी आपको, ये भी आपको अभी स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है ना। दिख गया आपको स्क्रीन पे, दोबारा से दिख गया आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन वो भी आपको दोबारा से स्क्रीन पे ही दिखा रहा हूं। और देखिए वही सेम, यहां ध्यान दीजिएगा, आपके पास E यहां है, F यहां है और D यहां है। भैया इसके बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी बनते हैं रेसिप्रोकल थ्योरम के, ठीक है ना। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी बनते हैं रेसिप्रोकल थ्योरम के, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा वो, जैसे कि आपका C पर लोड होगा, D पर डिफ्लेक्शन, फिर उतना ही लोड D पर पहुंचा दिया तो C पर डिफ्लेक्शन सेम होगा। C पर लोड W है, D पर जितना डिफ्लेक्शन होगा, D पर लोड आधा कर देगा तो डिफ्लेक्शन आधा हो जाएगा। WRD 2013 का क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आया, देखिए यहां से आपके पास पहले केस में F पर लोड था, पहले केस में F पर लोड था, E पर कोई लोड नहीं था और D पर कोई मूवमेंट नहीं था। ये 0 था, ये 0 था, ये था हमारे पास 40 किलो न्यूटन, ठीक है ना। डेल्टा F पर कुछ तो होगा पहले केस में, नहीं तो पता कितना होगा। डेल्टा E पर लेफ्ट साइड में, भैया ये वही ले रहा हूं, ये तो वही ले रहा हूं मैं, प्लस, ठीक है ना, प्लस माइनस, ये क्लॉकवाइज प्लस, एंटी क्लॉकवाइज माइनस, ये तो वही ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये थीटा डी, ये आपके पास कितना था नहीं पता, तो इसको ऐसा कैसा ही रहने दो। ये था -2 mm और थीटा डी कितना था, एक बार दोबारा देख लेता हूं। थीटा डी कितना था, हाँ जी, थीटा डी था 0.1 रेडियन, ठीक है जी। थीटा डी जो था वो 0.1 रेडियन था, 0.1 रेडियन क्लॉकवाइज था जी। ये तो है फर्स्ट सिस्टम ऑफ फोर्स। अब सेकंड सिस्टम, ये तो फर्स्ट सिस्टम है, ठीक है ना, फर्स्ट सिस्टम है। सेकंड सिस्टम, भैया ये क्वेश्चन आपको बैक करके देख लीजिएगा, एक बार बैक करके देख लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना, बैक करके देख लीजिएगा। तो ये सेकंड सिस्टम में आपका F पर लोड 0 है, E पर लोड दिया है 20 किलो न्यूटन राइट साइड में, ठीक है ना, और D पर दिया है मूवमेंट, ठीक है ना, माइनस का 1.6 किलो न्यूटन मीटर, जिसको मैं 1600 किलो न्यूटन mm करूंगा क्योंकि बाकी सारी यूनिट भी वही है, ठीक है ना। डेल्टा F डैश निकालना, ये डैश है, ये सब डैश है, ठीक है ना। सेकंड सिस्टम है ना, ये निकालना है अभी, ठीक है। भैया जो नहीं दिया हुआ ना डिफ्लेक्शन, उसको 0 नहीं कर सकते, पर लोड नहीं दिया हुआ उसको 0 कर सकते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ उसको 0 नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगला हमें डेल्टा E नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, डेल्टा E नहीं दिया हुआ, और थीटा डी डैश, ये डेल्टा E डैश ये नहीं दिया हुआ। इसका लोड, इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। PF इंटू डेल्टा F डैश, PF इंटू डेल्टा F डैश, PF इंटू डेल्टा F डैश, ठीक है ना। P इंटू डेल्टा E डैश, ये 0 है, ये कुछ भी हो 0 से गुणा होकर 0 हो गया। MD इंटू थीटा डी डैश, इसका लोड, इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका लोड, इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका लोड, इसका डिस्प्लेसमेंट। तो भैया ये 0 से गुणा हुआ, 0 से गुणा हुआ, 0 हो गए। अब इसका लोड, इसका डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी 0 हो गया, पहला वाला 0। 20 इंटू -2, 20 इंटू -2, माइनस का 40, ठीक है ना। ये माइनस का 40 हो गया, ये भी आपका हो तो चलो इसको लिख देता हूं मैं, बाकी जो 0 है उसको 0 ही रहने दो। P डैश इंटू डेल्टा E, भैया जो 0 है या फिर एक बार पूरा लिख दूं, एक बार पूरा लिख देता हूं, ऐसा करता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। PE डेल्टा E डैश MD थीटा डी डैश बराबर होगा PF डैश डेल्टा F PE डैश डेल्टा E MD डैश थीटा डी, ठीक है ना, MD डैश थीटा डी, ठीक है। अब यहां से पहला वाला ये है 40 किलो न्यूटन, डेल्टा F डैश नहीं पता, यही तो निकालना है, यही तो निकालना है। बाकी दोनों 0, ये 0, ये 0, तो इनसे गुणा होकर के ये 0 ही हो गए, ठीक है ना। अगला ये 0 से गुणा होकर के ये 0 हो गया, ये 0, ये 0, ये 0। अब ये 20 गुणा में -2, तो ये हो गया माइनस का 40 किलो न्यूटन mm, ठीक है ना। भैया ये किलो न्यूटन में है, इसकी यूनिट डिसाइड होनी है। ये हो गया 40 किलो न्यूटन mm, ठीक है ना। और ये 1600 गुणा 0.1, ये हो गया 160,
ये भी आ गया किलो न्यूटन एमएम, किलो न्यूटन एमएम। तो किलो न्यूटन से किलो न्यूटन कट जाएगा तो एमएम में बच जाएगा। तो डेल्टा एफ डैश माइनस का 200 बटे में 40, तो ये आ गया माइनस का 5 mm, माइनस का 5 mm। ठीक है ना, ये आ गया माइनस का 5 mm। माइनस किस साइड है, अपवार्ड। जब लोड ऐसे लगेंगे, लोड ये और ये, तो ये ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है ना, माइनस का 5 mm। ठीक है, ये आपका खत्म हुआ मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम और बैटीज थ्योरम।